हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे 7 और 8 सितंबर 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रहे आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट। देखा जाए तो कल हम लोगों ने 5 और 6 तारीख के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा की थी। उसके बाद ये 7 और 8 तारीख का, और शाम को देखा जाए तो आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा जो आज 9 तारीख के करंट अफेयर उसका भी। यहाँ पर देखा जाए हम लोग प्रीलिम्स के फैक्ट्स और मेंस के डाटा उन पर चर्चा करेंगे जो आपके आगामी पीसीएस परीक्षा, स्टेट पीसीएस परीक्षा, अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डेली करंट अफेयर क्लास होती है, न्यूज बेस्ड ये करंट अफेयर क्लास आती है। प्रतिदिन समाचार पत्रों में रही महत्वपूर्ण घटनाएं, चाहे वो दैनिक जागरण हो, द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, डीडी न्यूज हो, पीआईबी हो, एएनआई हो, आकाशवाणी हो या दैनिक भास्कर हो, ठीक है, उन सभी की महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ समाहित कर, एक साथ कंपाइल करके यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। और ये क्लास आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो सकती है, प्रीलिम्स के लिए भी और मुख्य परीक्षा के लिए भी। चलिए एक एक कर चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखा जाए डॉक्टर मनसुख मांडवीय ने बाढ़ प्रभावित राज्यों में राहत कार्यों हेतु युवा स्वयं सेवकों को किया तैनात। ठीक है, आइए चर्चा कर लेते हैं क्या है महत्वपूर्ण बिंदु। यहां पर देखा जाए युवा मामलों एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय ने नई दिल्ली स्थित मेरा युवा भारत मुख्यालय से उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ राहत कार्य है इसके लिए 1000 से अधिक एनडीएमए प्रशिक्षित, ठीक है, जो एनडीएमए प्रशिक्षित माई भारत आपदा मित्र है, ठीक है, माई भारत आपदा मित्र, इनको तैनात किया गया है। 1000 से अधिक माई भारत आपदा मित्रों को तैनात किया गया। जैसे एनडीआरएफ होती है ना, सेम उसी प्रकार से देखा जाए तो माई भारत आपदा मित्र है। और इन आपदा मित्रों को जो बाढ़ प्रभावित राज्य है जैसे पंजाब और हिमाचल प्रदेश में, इनको तैनात किया गया है। यहाँ पर देखा जाए ये प्रशिक्षित युवा स्वयंसेवक दूरस्थ गांवों तक आपूर्ति और आवश्यक सेवाएं पहुंचाएंगे, पुनर्वास में सहयोग देंगे, जिला प्रशासन के साथ मिलकर राहत कार्यों को समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए वर्ष 2023 में शुरू किए गए आपदा मित्र कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओं को एनडीएमए प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें खोज, बचाव, प्राथमिक उपचार, आपातकालीन समन्वय जैसी क्षमताएं विकसित की जाती हैं युवाओं के अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही 1000 युवाओं को देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में तैनात किया जाएगा। और इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है? जो युवा मामलों के खेल मंत्री हैं देखा जाए मनसुख मांडवीय, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है। चलिए अगली खबर क्या है? शिल्प समागम मेला 2025 का शुभारंभ। अब यहां पर देखा जाए तो ये शिल्प समागम मेला 2025 है, इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आइए उन पर चर्चा करते हैं। देखा जाए तो शिल्प समागम मेला 2025 का शुभारंभ 5 सितंबर को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में हुआ। कहां पर इसका आयोजन हुआ? शिल्प समागम का फ्रीडम पार्क बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। और यह मेला कब तक चलेगा? तो ये 14 सितंबर तक चलेगा। कब तक? 14 सितंबर तक ये मेला चलेगा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत की कला, शिल्प, संस्कृति का उत्सव मनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। यहां पर देखा जाए मेले का आयोजन कौन कर रहा है? तो मेले का आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ट्यूलिप के सहयोग से किया जा रहा है। किसके? ट्यूलिप के सहयोग से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इस शिल्प समागम मेले का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, यहां पर देखा जाए इसमें 13 राज्यों के शिल्पकारों की 75 प्रदर्शनी स्टॉल लगाए गए हैं। इनमें अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सफाई मित्र समुदाय के कारीगर भी भाग ले रहे हैं। यहां पर देखा जाए हर शाम लोक नृत्य, संगीत, कहानी, कथा जैसे कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। ये मेला एकता में विविधता का प्रतीक है। ठीक है, साथ ही साथ देखा जाए तो कारीगरों को अपनी कहानियां साझा करने, परंपराओं को सजोने तथा नए दर्शकों तक पहुंच का अवसर भी प्रदान किया जाता है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं, अंगीकार अभियान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए अंगीकार 2025 अभियान का शुभारंभ हुआ है। ठीक है, देखा जाए तो केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में अंगीकार 2025 अभियान की शुरुआत की। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अंगीकार 2025 अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गई है। और इसका शुभारंभ कहां से हुआ? नई दिल्ली से हुआ। कब हुआ? तो 4 सितंबर 2025 को हुआ। ठीक है, याद रखना, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में अंगीकार 2025 अभियान की शुभारंभ किया गया। यहां पर देखा जाए तो ये राष्ट्रव्यापी अभियान जो है ये 4 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक चलेगा और भारत के 5000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों को कवर करेगा। ठीक है, 5000 से अधिक शहरी निकायों को कवर करेगा। अंगीकार 2025 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के बारे में जागरूकता बढ़ाना, आवेदन का सत्यापन, आवास निर्माण की गति को तेज करना, निम्न आय आवास हेतु ऋण गारंटी कोष ट्रस्ट जो है इसको प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो जो अंगीकार अभियान है इसका उद्देश्य यही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से ही अंगीकार 2.0 को लॉन्च किया गया। और किसने लॉन्च किया है? मैंने आपको बता दिया, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहां पर देखा जाए तो इसके अलावा यह अभियान पीएम सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना जैसी अन्य कल्याणकारी योजनाएं जो है इनके साथ अभिसरण कर लाभों की लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित करेगा
और विशेष रूप से कमजोर वर्गों पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेपाल में 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, बैन कर दिया गया है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब को देखा जाए तो नेपाल में बैन कर दिया गया है। ठीक है, अचानक से बैन कर दिया गया है। और यहां पर देखा जाए तो नेपाल ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, पूर्व में जिसको ट्विटर आप कहते थे, लिंक्डइन, रेडिट और स्नैपचैट जैसे 26 लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार के अनुसार इन प्लेटफॉर्म ने सोशल मीडिया उपयोग विनियमन निर्देशिका, यहां पर देखा जाए निर्देशिका 2080 के निर्धारित आवश्यकताओं का पालन नहीं किया है। ठीक है, चर्चा कर ले तो ये निर्देशिका के अनुसार सोशल मीडिया कंपनियों को स्थानीय रूप से पंजीकरण कराना, नेपाल में कार्यालय स्थापित करना और आधिकारिक संपर्क व्यक्ति नियुक्त करना अनिवार्य है ताकि कानून का पालन सुनिश्चित किया जा सके। और देखा जाए तो ये जो कंपनियां हैं, सोशल मीडिया कंपनियां हैं, नेपाल का कहना यह है कि इन सोशल मीडिया कंपनियों ने ना ही कोई अपना अधिकारी नियुक्त कर रखा है, ना ही पंजीकरण करा रखा है और ना ही नेपाल में अपना कोई आधिकारिक कार्यालय खोल रखा है। और इसी वजह से देखा जाए सारी कंपनियों को बैन किया जाता है नेपाल से। और इसी कारण से देखा जाए तो 26 प्रमुख जो सोशल मीडिया साइट्स है उनको बैन कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। कपास किसान ऐप, ठीक है, कपास किसान ऐप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखा जाए तो केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कपास किसान ऐप लॉन्च किया है, जिससे न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत कपास खरीद प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और कुशल हो सकेगी। ठीक है, तो याद रखना एमएसपी के तहत देखा जाए तो कपास खरीद प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, और इस ऐप का नाम क्या है? कपास किसान ऐप। किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस ऐप को लॉन्च किया है। यहां पर देखा जाए तो ये ऐप कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। जो ये कपास किसान ऐप है ना, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। इस ऐप की मदद से किसान खुद को ऑनलाइन पंजीकृत कर सकते हैं, कपास बेचने के लिए समय स्टॉल बुक कर सकते हैं, साथ ही साथ देखा जाए तो भुगतान की स्थिति डिजिटल रूप से ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो ऐप पे किसानों के लिए एक उपयोगी सुविधा दी गई है, जैसे बहुभाषी समर्थन, वास्तविक समय में भुगतान की जानकारी, डिजिटल स्लॉट बुक करना, कागजी कामों को कम करना। और देखा जाए तो ये ऐप किसानों को एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करता है, जिससे उन्हें बाजार की अस्थिरता से सुरक्षा मिलती है। साथ ही साथ देखें तो डिजिटल प्रक्रिया के जरिए यह ऐप केंद्रों पर लंबी कतारों एवं भीड़ को कम करने में भी मदद प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला बंदरगाह आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट वीओ चिदम्बरनार पोर्ट जो है यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर ये जो बंदरगाह आधारित ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। चर्चा करें यहाँ पर तो केंद्रीय पोर्ट, शिपिंग एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा देखा जाए तो तुत्तुकुड़ी अर्थात वीओ चिदम्बरनार पोर्ट पर भारत का पहला बंदरगाह आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। परीक्षा में डायरेक्टली आपसे पूछेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहां पर देखा जाए एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि भारत का पहला बंदरगाह आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर शुरू किया गया है? और पिछले 1-2 सालों में आपने एक फील किया होगा कि बंदरगाह से रिलेटेड सवाल यूपीपीसीएस बार बार पूछ रहा है। ठीक, यूपीपीसीएस बंदरगाह से रिलेटेड सवाल पूछ रहा है, चाहे वो बधावन बंदरगाह हो, या इस बार पूछा था कि कौन सा सबसे डीपेस्ट बंदरगाह है, या आरओ परीक्षा में पूछा गया। ये सारे सवालों को आप एक दूसरे से रिलेट करेंगे तो पता चलेगा कि बंदरगाह से रिलेटेड सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत का पहला बंदरगाह आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहां पर शुरू किया गया है? वीओ चिदम्बरनार पोर्ट पर इसको शुरू किया गया है। यहां पर देखा जाए तो इसके साथ ही वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला देश का पहला बंदरगाह बन गया है। यह परियोजना 3.87 करोड़ की लागत से तैयार की गई है और प्रति घंटे देखा जाए तो 10 nm³ घन मीटर हाइड्रोजन का उत्पादन यहां से किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका उपयोग बंदरगाह कॉलोनी में सड़क प्रकाश व्यवस्था और ईवी चार्जिंग स्टेशनों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाएगा। मंत्री ने 35.34 करोड़ ग्रीन हाइड्रोजन मेथनॉल बंकरिंग सुविधा की आधारशिला भी रखी है। इसके अलावा देखा जाए उन्होंने 40 किलोवाट का रूफटॉप सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है, जिससे वीओ चिदम्बरनार पोर्ट की सौर ऊर्जा क्षमता बढ़कर कितनी हो जाएगी? 1.4 मेगावाट हो जाएगी। ठीक है, 1.4 मेगावाट हो जाएगी। उन्होंने 24.5 करोड़ रुपए की कोल कॉन्वेयर प्रणाली इसको भी राष्ट्र को समर्पित किया है। अन्य परियोजनाओं में देखा जाए तो 6 मेगावाट विंड फार्म, 90 करोड़ रुपए का मल्टी कार्गो बर्थ,
4 लेन पोर्ट रोड और मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम भी शामिल है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या अन्य स्थापित किए गए उनको याद रखने के बजाय आपको सिर्फ इतना याद रखना होगा कि भारत का पहला बंदरगाह आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का शुरुआत कहां पर किया गया है, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, इसको शुरुआत किया गया है कहां पर, तूतुकुड़ी में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली खबर क्या है, 16वां भारत सिंगापुर रक्षा कार्यकारी समूह की बैठक। ठीक है, देखा जाए यहां पर तो भारत सिंगापुर रक्षा कार्यकारी समूह की 16वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई, सिंगापुर में आयोजित किया गया। ठीक है, इसकी अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्रालय के अमिताभ प्रसाद और सिंगापुर के रक्षा मंत्रालय के कर्नल देखा जाए डेक्सन याप ने की। भारत की ओर से देखा जाए तो अध्यक्षता किसने की है, अमिताभ प्रसाद ने, और सिंगापुर की ओर से देखा जाए तो कर्नल डेक्सन याप ने की है। यहां पर बात करें तो वर्ष 2025 में भारत और सिंगापुर अपने 60 वर्ष के राजनयिक संबंधों के जश्न मना रहे हैं। दोनों पक्षों ने बढ़ती हुई रक्षा साझेदारी पर संतोष व्यक्त किया है और उभरते क्षेत्रों में वैश्विक संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देने पर सहमति भी जताई है। चर्चाओं में भारत की एक्ट ईस्ट नीति में सिंगापुर का महत्वपूर्ण भूमिका रही है और साथ ही साथ देखा जाए विशेषकर कनेक्टिविटी, सुरक्षा और समुद्री सहयोग पर। ठीक है, यानी कि दोनों देश विशेषकर कनेक्टिविटी, सुरक्षा और समुद्री सहयोग पर आपसी साझेदारी जो है इसको बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे भारत और सिंगापुर। और भारत और सिंगापुर के राजनयिक संबंधों के कितने साल पूरे हो चुके हैं, 60 साल पूरे हो चुके हैं। और 16वां भारत सिंगापुर रक्षा कार्यकारी समूह की बैठक कहां पर आयोजित की गई थी, सिंगापुर में ही आयोजित की गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन का सेशल्स दौरा संपन्न हो गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन था इसका सेशल्स दौरा जो था ये कंक्लूड हो गया है। भारतीय सेना का प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन, फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन जो था, जिसमें आईएनएस तीर, आईएनएस शार्दुल, आईसीजीएस सारथी शामिल थे, इन्होंने अपने लॉन्ग रेंज ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट के तहत 4 दिवसीय पोर्ट कॉल पूरा करने के बाद 4 सितंबर को पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स से प्रस्थान किया। यहां पर बात करें तो इस दौरे के दौरान फर्स्ट जो ट्रेनिंग यहां पर देखें स्क्वाड्रन था, फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन ने सेशल्स रक्षा बल के साथ व्यापक रूप से सहभागिता की, जिसमें पेशेवर आदान प्रदान, क्रॉस ट्रेनिंग, सशस्त्र एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल थे, जिनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य समुद्री सहयोग को और सशक्त बनाना था। यानी कि भारत और सेशल्स दोनों आपस में मिलकर समुद्री सहयोग को सशक्त बनाने के उद्देश्य से देखा जाए तो आपस में जो कोऑर्डिनेशन था, इसी वजह से कोऑर्डिनेशन जो था उस कोऑर्डिनेशन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए ये जो स्क्वाड्रन प्रशिक्षण था, इसके लिए भारत की ओर से देखा आईएनएस तीर, आईएनएस शार्दुल, आईसीजीएस सारथी, ये सब कहाँ गए थे, सेशल्स गए हुए थे। और इनका देखा जाए तो जो स्क्वाड्रन प्रशिक्षण था वो संपन्न हुआ और इसके बाद ये सब वापस आ गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर आपको याद क्या रखना हो, आपको याद रखना होगा आईएनएस तीर, आईएनएस शार्दुल और आईसीजीएस सारथी, इनका तीनों का नाम याद रखना होगा। ठीक है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के दौरान सेशल्स जाने वाले 3 पोतों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था। ठीक है, तो तीर शामिल था, शार्दुल शामिल था और सारथी शामिल था, और इसके अलावा किसी का नाम होगा तो वो शामिल नहीं था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित सवाल। अनुतिन चरनावीरकुल बने थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री। ठीक है, ये चरनावीरकुल जो है ये थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए। मैंने आपको बताया था शिनावात्रा जो थी नैतिकता के आधार पर उनको हटा दिया गया था उनके पद से। किया क्या था उन्होंने, देखा जाए थाईलैंड और कंबोडिया का जब युद्ध चल रहा था तो उस दौरान उन्होंने जो कंबोडिया के प्रधानमंत्री थे उनको अंकल कह दिया था। ठीक है, पद पे रहते हुए उनको अंकल कह दिया था, इसी वजह से उनको पद से हटा गया है। चलिए हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर अनुतिन चरनावीरकुल को कंजर्वेटिव भूम थाइस पार्टी के नेता हैं, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। देखा जाए तो उन्होंने प्यू थाई पार्टी के सिनावात्रा की जगह ली है, जिन्हें पिछले महीने संवैधानिक न्यायालय ने नैतिकता के कारण पद से हटा दिया था। देखा जाए तो यह परिणाम सिनावात्रा परिवार के लिए एक बड़ा झटका है, जो पिछले 20 से अधिक वर्षों में थाई राजनीति पे हावी रहा है। 58 वर्षीय अनुतिन एक अनुभवी राजनेता है, वह पहले स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री रह चुके हैं और थाईलैंड में गांजा या कैनाबिस को वैध करने की नीति को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये जो चरनावीरकुल है इनको देखा जाए तो थाईलैंड में जो कैनाबिस होता है यानी कि गांजा जो होता है इसको वैध करने की नीति को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है और अब ये बन गए हैं प्रधानमंत्री। चलिए आगे चलते हैं। देश का पहला और सबसे बड़ा एआई शहर, देश का पहला और सबसे बड़ा एआई शहर, इसके बारे में चर्चा करें। देखा जाए यहां पर तो बेंगलुरु की बिदादी में कर्नाटक सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला और सबसे बड़ा एआई शहर ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड टाउनशिप में विकसित करने जा रही है। ठीक है, यानी कि देश का सबसे बड़ा जो एआई शहर होगा वो कहां पर बनेगा, ये बेंगलुरु में बनेगा। कर्नाटक सरकार 20,000 करोड़ रुपए की लागत से इसको विकसित करने जा रही है। देखा जाए तो 9,000 एकड़ में टाउनशिप और 2,000 एकड़ में आईटी उद्योग के लिए, ठीक है, एआई उद्योग के लिए जगह होगी। इससे बेंगलुरु का दूसरा केंद्रीय व्यवसाय जिला बनाया जाएगा।
जहां आवास, कारोबार, मनोरंजन की एक साथ होंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो यह परियोजना बेंगलुरु को भीड़ को कम करने के साथ साथ लाखों स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। ठीक है, ये जो योजना है इसके तहत बेंगलुरु की जो भीड़ है वो भी कम होगी, और देखा जाए जब ये दूसरा केंद्र विकसित हो जाएगा, दूसरा व्यवसायिक केंद्र हो जाएगा, व्यवसायिक जिला हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि लाखों स्थानीय युवा जो है उनको नौकरी भी मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कार्लोस अल्कराज के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया है। देखा जाए तो कार्लोस अल्कराज ने इटली के जेनिक सिनर को हराकर यूएस ओपन का खिताब जीत लिया है और अपने करियर का छठा ग्रैंड स्लैम जीता है। ठीक है, अपने करियर का छठवां ग्रैंड स्लैम कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया है। इस जीत के साथ ही वे विश्व रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। वर्तमान में देखा जाए तो टेनिस में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? कार्लोस अल्कराज है। इन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं और इटली के जेनिक सिनर को हराकर इस बार का यूएस ओपन 2025 का खिताब भी जीत लिया है। चलिए आगे चलते हैं, मेंस हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब। यहां पर देखा जाए तो भारत ने राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुए फाइनल में साउथ कोरिया को 4-1 से हराकर मेंस हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है। यह भारत का चौथा एशिया कप का खिताब है। भारत देखा जाए तो भारत का ये चौथा एशिया कप का खिताब है और इसके साथ ही 2026 के लिए जो वर्ल्ड कप होने वाला है भारत ने उसके लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। ठीक है, देखा जाए यहां पर तो फाइनल में भारत के लिए सुखजीत सिंह, दलप्रीत सिंह ने 2-2 गोल और अमित रोहिदास ने 1 गोल किया, जबकि यहां पर देखा जाए कोरिया की ओर से सोना डायन ने एकमात्र गोल किया था और वही 4-1 से भारत ने हरा दिया कोरिया को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, वनडे इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की गई। वनडे इतिहास में सबसे बड़ी जीत यहां पर दर्ज हुई है। देखा जाए किसके नाम दर्ज हुई है तो इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के तीसरे वनडे में देखा जाए तो 342 रन से हराकर, साउथ अफ्रीका को 342 रन से हराकर वनडे इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। ठीक है, इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 414 रन बनाए थे, जवाब में साउथ अफ्रीका सिर्फ 72 रन पर ही ऑल आउट हो गई और इस प्रकार से 342 रन से इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया और इसी के साथ इतिहास बन गया कि सबसे ज्यादा अंतर से मैच जीतने का, और 342 रन से देखा जाए इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को पराजित किया है। इससे पहले हम बात कर लें तो इससे पहले 2023 में श्रीलंका को 317 रन से भारत ने हराया था। भारत ने 317 रन से हराया था और वहीं पर देखा जाए तो अब सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन गया है किसका? इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में। चलिए आगे चलते हैं, यूएस ओपन महिला एकल का खिताब देख लेते हैं। बेलारूस की विश्व नंबर 1 आर्याना सबलेंका जो है, इन्होंने अमेरिका की अमांडा अनीसिमोवा, जो अमांडा अनीसिमोवा है इनका संबंध अमेरिका से है, और बेलारूस की है आर्याना सबलेंका। ठीक है, तो आर्याना सबलेंका ने अमांडा एनीसिमोवा को हराकर फाइनल में 6-3, 7-6 से हराकर लगातार दूसरा यूएस ओपन का खिताब जीता है। पिछले साल भी यूएस ओपन का खिताब जीता था आर्याना सबलेंका ने और इस बार भी देखा जाए तो यूएस ओपन का खिताब इन्होंने ही जीता है और अपने करियर का चौथा ग्रैंड स्लैम जीता है। यानी कि इनके करियर का, आर्याना सबलेंका का ये चौथा ग्रैंड स्लैम है और लगातार दूसरा यूएस ओपन है जो इन्होंने जीता है 2025 में। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो इस साल उनका तीसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल था जो 2025 का साल रहा है, तो 2025 के साल में ये तीसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल था आर्याना सबलेंका का। ठीक है, इससे पहले वे ऑस्ट्रेलिया ओपन में मेडिसन कीज और फ्रेंच ओपन में कोको गॉफ से हार चुकी हैं। ठीक, मेडिसन कीज और कोको गॉफ से फ्रेंच ओपन में हार चुकी हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एनएचपीसी लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। तो एनएचपीसी लिमिटेड ने नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में भूपेंद्र गुप्ता ने पदभार संभाला है। ठीक है, एनएचपीसी के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी कौन बने हैं? भूपेंद्र गुप्ता बने हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है अंतरराष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय नियुक्तियों में। वे पहले टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के टेक्निकल निदेशक थे और वर्तमान में जो सतलुज जल विद्युत निगम है इसके सीएमडी का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, लिथियम आयन बैटरी का एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट गुरुग्राम में शुरू हुआ है। लिथियम आयन बैटरी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहां पर स्टार्ट हुआ है? गुरुग्राम में स्टार्ट हुआ है। महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर देखा जाए तो हरियाणा के आईएमटी सोहना में जापान के एटीएल कंपनी ने 3000 करोड़ रुपए की लागत से एशिया का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी उत्पादन प्रोजेक्ट शुरू किया है। ठीक है, ये किसके सहयोग से स्टार्ट किया गया है? जापान के सहयोग से स्टार्ट किया गया है। और कहां पर लगा है ये एशिया का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी उत्पादन प्रोजेक्ट? तो ये लगा है हरियाणा में। ठीक है, याद रखना हरियाणा में लगा है, महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। देखा जाए तो रेल एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका शुभारंभ किया। इसके पहले चरण में देखा जाए 5000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। हर साल 20 करोड़ बैटरियों का उत्पादन होगा जो भारत की 40% जरूरतों को पूरा करेगा। देखा जाए तो यह इकाई मोबाइल, घड़ियां,
ईयरबड्स, लैपटॉप जैसे उपकरण के लिए बैटरियां बनाएंगी। इससे हरियाणा औद्योगिक क्षेत्र में एक नई पहचान पाएगा और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती भी मिलेगी साथ साथ में। ठीक है, तो याद रखना कि भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा जो लिथियम आयन बैटरी प्रोजेक्ट है ये कहां पर स्टार्ट किया गया? गुरुग्राम हरियाणा में। किसके सहयोग से? तो जापानी कंपनी है, कंपनी का नाम है एटीएल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यूनिफाइड रेरा पोर्टल लॉन्च किया गया है। यूनिफाइड रेरा पोर्टल लॉन्च किया गया है। यहां पर देखा जाए तो 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित संकल्प भवन में 5वीं केंद्रीय सलाहकार परिषद की बैठक हुई और इसमें केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा यूनिफाइड रेरा पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, यूनिफाइड रेरा पोर्टल, यहां पर देखा जाए ये लिखा भी है रेरा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर .gov.in। ठीक है, rera.mohua.gov.in ये है पोर्टल का नाम और इसी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। देखा जाए तो यह पहल रेरा अधिनियम 2016 के तहत पारदर्शिता बढ़ाने और सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के आदान प्रदान करने को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। चलिए आगे चलते हैं। दक्षिण एशिया पांडुलिपियों एवं गणित सम्मेलन, जो दक्षिण एशियाई पांडुलिपियां हैं तथा गणित सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में आयोजित दक्षिण एशियाई पांडुलिपियों और गणित सम्मेलन का उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। कहां पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत और दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपरा एवं गणितीय योगदान के अध्ययन करना और उनका डिजिटल अभिलेख तैयार करना है। चलिए आगे चलते हैं। और अंतिम खबर क्या है? देश का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब ये देश का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहां पर लॉन्च किया गया है देख लेते हैं। 2 सितंबर 2025 को भारत में लुप्तप्राय गिद्धों के संरक्षण, अनुसंधान एवं जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए असम में देश का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया गया है। कहां पर लॉन्च किया गया है? असम में लॉन्च किया गया है। यहां पर देखा जाए तो यह पहल अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के अवसर पर की गई है। छात्रों एवं शोधकर्ताओं द्वारा विकसित इस पोर्टल को ज्ञान केंद्र और आउटरीच टूल के रूप में डिजाइन किया गया है। यहां पर हम बात करें तो इसका उद्देश्य वैज्ञानिक संसाधन उपलब्ध कराना है, जागरूकता को बढ़ाना है तथा गिद्ध संरक्षण प्रयासों में विशेषज्ञों को स्थानीय समुदायों में शामिल करना है। ठीक है, जो विशेषज्ञ हैं उन विशेषज्ञों को तथा स्थानीय समुदायों को आपस में जोड़ना है एक साथ, और इससे क्या होगा कि जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही साथ गिद्ध संरक्षण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों को और मजबूती मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारे करंट अफेयर के पॉइंट्स थे वो होते हैं समाप्त। कुछ प्रश्न है आपके लिए जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। देखा जाए तो हाल ही में बाढ़ प्रभावित राज्यों को राहत कार्यों हेतु 1000 से अधिक माई भारत आपदा मित्रों की तैनाती किसने की है? राजनाथ सिंह ने, मनसुख मांडविया ने, अमित शाह ने या गिरिराज सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है? अंगीकार 2025 अभियान का उद्देश्य पीएम आवास योजना शहरी 2.0 की जागरूकता और कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। और तर्क क्या कह रहा है? यह अभियान पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी योजनाओं को भी अभिसरण करेगा। ठीक है, अब आपको बताना है यहाँ पर ए आर दोनों सही है, आर ए की सही कारण है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही कारण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, और ए गलत है, आर सही है। कौन सा सही है आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ए बी सी डी में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है? पहला कथन कह रहा है कि नेपाल ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया है। दूसरा कह रहा है कि इस प्रतिबंध का कारण कंपनियों के स्थानीय पंजीकरण और दफ्तर स्थापित न करना बताया गया है। ठीक है, कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है? भारत का वीओ चिदंबरनार पोर्ट पर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ठीक है, देखा जाए परिणाम क्या कह रहा है? यह पोर्ट भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादक पोर्ट बन गया है। अब आपको बताना है कौन सा सही है। केवल कारण सही है, केवल परिणाम सही है, दोनों सही है, परिणाम और कारण जुड़ा हुआ है। ठीक है, और फिर चौथा ऑप्शन कह रहा है कि दोनों गलत है, परिणाम आपस में जुड़ा नहीं है। ठीक, तो आप बताएं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना वीओ चिदंबरनार पोर्ट में शुरू की गई है? ग्रीन मेथनॉल बंकरिंग सुविधा, रूफटॉप सोलर प्लांट सुविधा, कोल कन्वेयर प्रणाली या एशिया का सबसे बड़ा बैटरी प्रोजेक्ट। ठीक है, आप बताएं इसमें से कौन सा स्टार्ट किया गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है ऑप्शन 1 2 3, ए कह रहा है 1 2 3, बी कह रहा है 1 4, सी कह रहा है 1 और 4, और डी कह रहा है 1 2 3 4, सभी स्टार्ट किए गए हैं। अब आप बताएं यहाँ पर कौन सी सुविधा है जो स्टार्ट किया गया है वीओ चिदंबरनार पोर्ट पर। ठीक है, यहाँ पर याद रखना चौथा ऑप्शन है एशिया की सबसे बड़ी बैटरी प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको कहाँ स्टार्ट किया गया है? इसको गुरुग्राम हरियाणा में स्टार्ट किया गया। तो इस वजह से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4। ठीक है, ग्रीन मेथनॉल बंकरिंग सुविधा स्टार्ट की गई है, रूफटॉप सोलर प्लांट स्टार्ट किया गया है, कोल कन्वेयर प्रणाली स्टार्ट की गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश ने अनुतिन चरनावीरकुल नए प्रधानमंत्री बने? किस देश में देखा जाए तो चरनावीरकुल नए प्रधानमंत्री बने हैं? थाईलैंड में, वियतनाम में, कंबोडिया में या फिलीपींस में?
क्वेश्चन नंबर 7 है, 2025 में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप कहाँ हुआ और किसने जीता? नई दिल्ली में हुआ, भारत ने जीता। राजगीर में हुआ, भारत ने जीता। सियोल में हुआ, दक्षिण कोरिया ने जीता। टोक्यो में हुआ, जापान ने जीता। क्वेश्चन नंबर 8 और अंतिम सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अर्सेशन कह रहा है कि कर्नाटक में 20,000 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला और सबसे बड़ा एआई शहर बन रहा है। और रीजन कह रहा है इसका उद्देश्य नए रोजगार पैदा करना है। इसका उद्देश्य क्या है? नए रोजगार पैदा करना है। अब आपको बताना है कौन सा सही है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही कारण है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही कारण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, और ए गलत है, आर सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं 8 सवाल और इन 8 सवालों का उत्तर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो बहुत लंबा नहीं है और इसी के साथ आपके रिमेनिंग करंट अफेयर जो है वो सारे कंप्लीट हो गए। हम लोग रेगुलर करंट अफेयर आपसे डेली चर्चा करेंगे और आपके सारे महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं वो कवर होते जाएंगे। एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट जो न्यूज़पेपर में रहते हैं उन सारे न्यूज़पेपर की खबरों को हम डेली चर्चा करते हुए चलते हैं, ताकि करंट अफेयर का बर्डन आपके ऊपर बिल्कुल भी ना रहे। जब आप कभी मैगजीन पढ़ें या कुछ भी पढ़ें तो आपको लगे कि आपने सारी चीज़ें पहले से पढ़ रखी हैं, सारी चीज़ों के बारे में आपने सुन रखा है, कुछ भी नया नहीं लग रहा है। इसी वजह से देखा जाए ये वीडियो क्लास आपके लिए लाई जाती है, ताकि डेली जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको आप तैयार करते चलें, ताकि अंत में जब दृष्टि मैगजीन पढ़ें या निरंतर दृष्टि पढ़ें तो चीज़ों को समझने में, समझाने में और याद करने में आपके लिए आसानी हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।